डॉक्टर राजकुमार रियांस हिंदी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण का क्रमशः यात्रा इस चैनल के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज वाक्य के बारे में समझते हैं। किसी भी जो भाषा होती है उसकी छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि के बाद वर्णमाला का नंबर आता है और वर्णमाला के मेल को शब्द कहते हैं और शब्द के मेल को वाक्य कहते हैं। तो सीधे अर्थों में हम लोग जान ले कि जो शब्द है वह क्या है। वह जब किसी समूह में व्यवस्थित होगा तो वाक्य बन जाएगा। तो वाक्य क्या है, पहले थोड़ा सा हम वाक्य की परिभाषा समझें। वाक्य क्या है? तो वाक्य क्या है? ये वाक्य जो है कि सार्थक, ठीक है, पदों का सार्थक पदों या शब्दों का समूह है। क्या है? समूह है। ठीक है, बस एक छोटी सी बात जैसे हम लोग जाने कि सार्थक पदों ब्रैकेट में शब्दों का समूह है। अब सार्थक निरर्थक दोनों भी हो सकता है, लेकिन हम इतना जान लें कि जो भी वाक्य होता है वो किसी न किसी शब्द का ही समूह होता है। जैसे अब ये भी हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि राम, ठीक है, आम खाता है। राम आम खाता है। अब देखिए, जो यहां राम है, आम है, खाता है, ये क्या है? ये जो है शब्द है, ये शब्द है, ये भी शब्द है और ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन यह ध्यान दीजिएगा, जब यह शब्द अगर हम उदाहरण तौर पे हम राम मोहन सोहन लगातार लिखते जाएं तो वो वाक्य नहीं होगा, क्योंकि राम मोहन सोहन जो है कि केवल संज्ञा होंगे, वाक्य नहीं होगा। वाक्य का मतलब ये होता है कि वाक्य में कर्ता भी हो, क्रिया भी हो, कर्म भी हो, और कुछ नहीं तो कम से कम एक कर्ता हो या क्रिया हो या कर्म हो, मतलब दोनों दो चाहिए। अब यही राम यहां शब्द बना है, लेकिन जब किसी वाक्य में जाता है तो इसको हमको लोग क्या कहते हैं? इसको जो नाम पड़ जाता है पद, इसको क्या कहते हैं? पद। अब ये भी पद हो गया, ये भी पद हो गया, ये भी पद हो गया। तो जैसे हम जो लिखे हैं कि सार्थक पदों का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका संज्ञा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संज्ञा भी होना चाहिए। ये जो आम है ये भी संज्ञा है, ये जो खाता है ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब जो है कि यहां कोई कार्य हो रहा है, यानी कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तब यह वाक्य बनेगा। यानी खाली जैसे जा गा और उसके बाद पढ़ लिख, अगर अलग अलग क्रिया रहेगी तो वह भी वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य का मतलब ये होना चाहिए कि उसमें जो है कि शब्द होना चाहिए। शब्द किस तरह होना चाहिए? संज्ञा सर्वनाम होना चाहिए, साथ में क्रिया भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, तब वो जो है कि क्या बोलते हैं? वह शब्द बनते हैं। अच्छा, अब इसका और हम लोग उदाहरण समझें। शब्दों को पहले समझना सीखें कि शब्द, और अब यह तो वाक्य हो गया। अब ये क्या हो गया? यह जो है कि वाक्य हो गया। लेकिन यहां देख लीजिए, जैसे मोहन ने कहा, ठीक है, मोहन ने
जाऊंगा। ठीक है। अब देखिए जो मोहन, ये जो मोहन है यह प्रधान वाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रधान वाक्य। और ये प्रधान वाक्य जो है कि ये दो इसमें जुड़ रहे हैं, ये क्या है? ये प्रधान वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा, मोहन ने कहा। और इसी का एक सहायता यह दूसरा वाक्य कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको जो है कि उपवाक्य में कहेंगे, उपवाक्य। ठीक है। ये प्रधान वाक्य हो गया, मोहन ने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, और ये जो हो गया उपवाक्य हो गया। तो यानी वाक्य और उपवाक्य दोनों होते हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि वाक्य के कितने खंड होते हैं। वाक्य के कितने खंड होते हैं? तो वाक्य के दो खंड होते हैं। वाक्य के कितने खंड होते हैं? वाक्य के दो खंड होते हैं, दो खंड होते हैं। किसके? वाक्य के। ठीक है। वह कौन कौन खंड होते हैं? इधर आप दो लाइन कर लीजिए। वह खंड होते हैं उद्देश्य। ठीक है। और दूसरा जो है उसको कहते हैं विधेय। अब यहां हम एक एक उदाहरण ले रहे हैं। अब जैसे एक उदाहरण ले लिए कि राम, ठीक है, राम अच्छा लड़का है। अब देखिए जो यहां राम है, ये पूरे वाक्य में ये जो राम है ये उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा, और जो अच्छा लड़का है ये विधेय के अंतर्गत में आ जाएगा। राम क्या है? उद्देश्य के अंतर्गत में आएगा, और अच्छा क्या है? विधेय के अंतर्गत आएगा। इसी तरह लड़के, ठीक है, लड़के पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो लड़के क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अब जो है कि अब ये जो लड़के हैं, ध्यान रखिएगा, यह उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, और जो पढ़ रहे हैं ये विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य से हमको यह पता चलता है कि वह कोई न कोई कर्ता के रूप में है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वाक्य का वह हिस्सा होता है जो कर्ता का बोध कराता है या कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है, और विधेय क्या होता है? जिसके बारे में वह बात कही जा रही है। तो यहां क्या है? यह कर्ता के रूप में हो गया, और ये क्या है? जो पढ़ रहे हैं, एक ये जो है कि क्रिया के रूप में हो गया। तो यह ध्यान देना चाहिए कि वाक्य में हमेशा कोई न कोई क्रिया होगी या विशेषण होगा। ठीक है। और इधर जो होगा वह या तो संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, यह इस तरह जैसे हो सकता है। जैसे अब एक और उदाहरण हम लिख सकते हैं कि रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। रमेश, ठीक है, रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। ठीक है। तो रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब जो रमेश है ये उद्देश्य के अंतर्गत है, प्रतिदिन विद्यालय जाता है ये विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब हमारे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है। अब इसके बाद हम लोग वाक्य के भेद में चलते हैं कि वाक्य के कितने भेद हैं, उन भेदों को हम कैसे समझेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे। यह हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जितना अधिक आप उदाहरण का प्रयोग करते हैं उतना ही, ठीक है, उतना ही आप तेजी से सीखते हैं।
तो हम लोग अब क्या इसमें पढ़ने जा रहे हैं, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। तो ये आप क्या देख रहे थे, वाक्य के भेद। जो वाक्य के भेद होते हैं वह विभिन्न विद्वान अलग अलग ढंग से देते हैं, लेकिन मूल रूप से वाक्य के जो भेद होते हैं वह 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं वाक्य के भेद। जो पहला भेद है इसको कहते हैं रचना परक। वाक्य के भेद में पहला क्या है, रचना परक। ठीक है, रचना परक वाक्य। दूसरा क्या है, अर्थ परक। अर्थ परक वाक्य। तीसरा क्या है, शैली परक वाक्य। ठीक है, क्या क्या हमने जाना कि जो वाक्य है कितने भेद हैं, एक रचना परक वाक्य, एक अर्थ परक वाक्य, और तीसरा क्या है, शैली परक वाक्य। यानी 3 तरह के वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है, अब जो है कि रचना परक अगर वाक्य की हम लोग बात करें, रचना परक, तो रचना परक वाक्य में नंबर 1 पे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। दूसरा जो है कि मिश्रित वाक्य। एक जब साधारण वाक्य होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और जो तीसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। ये किस दृष्टि से था, रचना परक वाक्य की दृष्टि से था। ठीक है, ये 3 तरह की जो रचना परक वाक्य में हमेशा प्रश्न जैसे पूछता रहता है। ठीक है, ये साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, यह किस तरह के वाक्य हैं, यह जो है कि रचना परक वाक्य के अंतर्गत है। अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए, अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, विधानवाचक वाक्य। विधान वाचक, ठीक है, वाक्य। ये विधानवाचक वाक्य पहला वाक्य आएगा। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। ठीक, अब तीसरा क्या आएगा, तीसरा जो है कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद चौथा क्या आएगा, चौथा आएगा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। उसके बाद पांचवा जो आएगा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद
सातवां जो है कि सातवां आएगा आज्ञावाचक वाक्य। और आठवां जो है अंतिम विस्मयाद याद वाचक वाक्य। यह ध्यान दीजिएगा कि लगभग 8 प्रकार के, ठीक है, अर्थवाचक वाक्य में आते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या विस्मयाद वाचक वाक्य। अब इसी को हम लोग जैसे विधान अर्थक वाचक वाक्य भी कह सकते हैं, विधान सूचक भी कह सकते हैं। जैसे ये सब लोग अपने अपने ढंग से जैसे देते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे में शैली परक में जो है कि निम्न वाक्य आते हैं। नंबर 1, शिथिल वाक्य, ठीक है। नंबर 2, समीकृत वाक्य। और नंबर 3, आवर्तक वाक्य। यह वाक्य के कितने भेद हैं? साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। यह जो है कि रचना की दृष्टि से भेद है। अब यह ध्यान दीजिएगा, पूछता रहता है कि रचना की दृष्टि से कितने भेद हैं, तो मात्र 3 भेद हैं, ठीक है। उसी तरह अर्थपरक वाक्य की दृष्टि से कितने भेद हैं, तो अर्थपरक वाक्य से 8 भेद हैं, ठीक है। उसके बाद शैली परक वाक्य से कितने भेद हैं, तो शैली परक वाक्य से 3 भेद हैं। वह जो है कि शिथिल वाक्य, समीकृत वाक्य, आवर्तक वाक्य। यह जो है कि वाक्य के भेद होते हैं, ठीक है। हम फिर अब अगले एपिसोड में, अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि ये जो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में किस तरह भेद हैं, किस तरह हम पहचाने। आज बस यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। फिर अगले हम जो है कि वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।